Good evening, students. Now I'm going to start the next topic. लास्ट लेक्चर में क्या हुआ था कि कुछ टेक्निकल इशू कारण जो है केवल 20 मिनट्स का वीडियो रिकॉर्ड हो पाया था। उसके बाद का वीडियो भी गायब हो गया था। आवाज़ तो जा रही थी लेकिन वीडियो नहीं जा रहा था, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं उस टॉपिक को फिर से स्टार्ट करूंगा जहां तक वीडियो था उसके आगे से। तो आज मेरा टॉपिक है पहला आयनिक कंडक्टेंस। हम लोगों ने इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी में पढ़ा था ओम्स लॉ के बारे में, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होता है? कैप्पा 1/r इंटू एल बाई ए। R is the resistance, L is the length of separation of electrode and A is the cross section area. L by A को और क्या कहते हैं? सेल कांस्टेंट, है ना। तो केप्पा कंडक्टिविटी केप्पा होता है, K से डिनोट करते हैं, और E इक्वल टू होता है 1/r, जिसको हम लोग कंडक्टेंस कहते हैं, कंडक्टेंस। और L by A को क्या कहते हैं? सेल कांस्टेंट। दिस इज कॉल्ड सेल कांस्टेंट, ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आयनिक कंडक्टेंस क्या होता है? हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन दो तरह से होता है। पहला इधर बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड आर बाय फ्री आयंस। तो व्हेन द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज डन बाय फ्री आयंस, then that is called ionic conductance. It is of two types. One is the molar conductance, which is also called molar conductivity. It is denoted by the lambda m. It is the capital lambda, m for molarity. And second one is the equivalent conductivity या equivalent conductance, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं lambda eq से। तो पहले हम लोग जाने कि मोलर कंडक्टिविटी या lambda m क्या होता है। जैसे मान लो आपने एक सेल लिया, इसमें दो इलेक्ट्रोड लगा दिए और इसको आपने बैटरी, स्विच और बल्ब से कनेक्ट कर दिया, और इसको जो है आपने यहाँ पे स्विच को ऑन कर दिया। जब स्विच को ऑन करेंगे तो ये जो आपने वन मोलर सोल्यूशन मतलब जिस सोल्यूशन की मोलरिटी 1 होती है उसे मोलर सोल्यूशन कहते हैं या 1 मोलर सोल्यूशन कहते हैं। तो हमने यहाँ पे 1 मोलर एक्वस NaCl सोल्यूशन लिया है। तो जब आप NaCl का एक्वस सोल्यूशन लेंगे तो उसमें क्या होगा? सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन। तो जब स्विच ऑन करेंगे तो इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में कंडक्शन करेंगे, जिसको हम लोग आयनिक कंडक्टेंस कहते हैं। अब चूंकि यहाँ पे सोल्यूशन का कंसंट्रेशन 1 मोलर है, तो इन आयंस के द्वारा जो टोटल कंडक्शन होगा, टोटल कंडक्शन डन बाय ऑल द आयंस प्रेजेंट इन ए मोलर सोल्यूशन, मोलर सोल्यूशन मतलब जिसकी सोल्यूशन की मोलरिटी 1m हो, इज कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टिविटी भी इसको कहते हैं या मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी, दोनों वर्ड बोला जाता है, मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी। ऐसे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो यहाँ पे व्हाट इज द मोलर कंडक्टिविटी? इट इज द टोटल कंडक्शन डन बाय ऑल द आयंस प्रेजेंट इन ए मोलर सोल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट हमने क्या लिया है? NaCl। तो एक मोलर सोल्यूशन में मौजूद आयंस के द्वारा जो टोटल मोलर कंडक्टिविटी होती है, मोलर कंडक्टेंस होता है, उसको हम लोग मतलब जो टोटल कंडक्शन होता है उसको हम लोग मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टेंस कहते हैं। तो मोलर कंडक्टेंस को लैम्डा m से डिनोट करते हैं। इसको कैलकुलेट करने का फार्मूला है केप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी। केप्पा क्या है? कंडक्टिविटी है। केप्पा क्या है? कंडक्टिविटी। तो केप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी। केप्पा इक्वल टू होता है 1/r इंटू एल बाई ए। तो अगर हम केप्पा की जगह पे, के की जगह पे इसको रख दें 1/r इंटू एल बाई ए इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी, तो ये हो गया आपका मोलर कंडक्टिविटी निकालने का फार्मूला। इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल या सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, क्योंकि ओम इनवर्स को सीमेंस भी कहा जाता है। तो ये है तुम्हारा मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी क्या है? टोटल कंडक्शन डन बाय ऑल द आयंस प्रेजेंट इन ए मोलर सोल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। सेकंड है आपका इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी।
इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, जिसको हम लोग जो है लैम्डा EQ से डिनोट करते हैं। तो ये क्या होता है? ये होता है कि जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे एक सेल लिया, इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा है और यहाँ पर आपने बैटरी, स्विच और एक बल्ब लगा दिया और इसको कनेक्ट कर दिया, दोनों इलेक्ट्रोड माइनस प्लस। अब यहाँ पर आप जो सोल्यूशन लें उसको मोलैरिटी के टर्म में ना लें, नॉर्मलिटी के टर्म में लें। एक नॉर्मलिटी का, मान लो एक नॉर्मलिटी का आपने एक्वस NaCl सोल्यूशन लिया, तो इस एक नॉर्मलिटी एक्वस NaCl सोल्यूशन में मौजूद जो आयंस होंगे, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन, जब स्विच ऑन करोगे तो इलेक्ट्रिसिटी को माइनस आयन प्लस की तरफ जाएगा, प्लस आयन माइनस की तरफ जाएगा, और इस तरह से आयंस के मूवमेंट से इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होगा और ये बल्ब ग्लो करने लगेगा। तो एक नॉर्मलिटी के सोल्यूशन में मौजूद टोटल आयंस के द्वारा किया गया टोटल कंडक्शन, तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि द टोटल कंडक्शन डन बाई all the ions present in a normal solution। नॉर्मल सोल्यूशन मतलब जिस सोल्यूशन की नॉर्मलिटी 1 हो उसको नॉर्मल सोल्यूशन कहते हैं। प्रेजेंट इन अ नॉर्मल सोल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ये है आपका इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी डेफिनेशन। तो अगर आपने जो सोल्यूशन लिया है वो एक मोलरिटी का है, तो उस एक मोलरिटी के सोल्यूशन में मौजूद आयंस के द्वारा जो टोटल कंडक्शन होता है उसको हम लोग जो है मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं। और अगर आपने सोल्यूशन 1 नॉर्मलिटी का लिया है तो एक नॉर्मलिटी के सोल्यूशन में मौजूद आयंस के द्वारा जो टोटल कंडक्शन किया जाता है उसको हम लोग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कहते हैं। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालना है तो लैम्डा EQ मतलब इक्विवेलेंट इक्वल टू कैप्पा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मलिटी हो जाएगा, अपॉन नॉर्मलिटी। ये हो गया, ये है फार्मूला। अब अगर आपको क्वेश्चन में मोलरिटी दिया हो तो उसको नॉर्मलिटी में कन्वर्ट कर सकते हो, और अगर नॉर्मलिटी दिया है तो मोलरिटी में कर सकते हो। उसका एक फार्मूला होता है नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर। इससे आप इंटर कन्वर्ट कर सकते हो। वैलेंसी फैक्टर कैसे निकालेंगे? वैलेंसी फैक्टर होता है कि टोटल चार्ज पर आयन इन ए मॉलिक्यूल, किसी एक मॉलिक्यूल के टोटल चार्ज पर आयन ही कह दो, इज कॉल्ड वैलेंसी फैक्टर। जैसे मान लो आपको दिया गया NaCl, NaCl में Na प्लस और Cl माइनस है, तो कोई एक आयन पकड़ लो, चाहे कैटायन एनायन, और इसका टोटल चार्ज देख लो कितना है। तो इसका टोटल चार्ज 1 है तो NaCl का वैलेंसी फैक्टर हो गया 1। इस तरह से आप वैलेंसी फैक्टर निकाल सकते हो। या जैसे मान लो आपको H2SO4 दिया गया, H2SO4 को आयनाइज करो तो 2H प्लस और SO4 2 माइनस। अब किसी एक आयन को इसमें से पकड़ लो, जैसे मान लो हम कैटायन को ले लिए, तो टोटल चार्ज देख लो, एक H पर 1 प्लस है तो 2H है, तो टोटल का मतलब जितने एक एटम पर जितना चार्ज है इनटू नंबर ऑफ एटम, तो टोटल चार्ज यहाँ कितना बन रहा है 2, तो इसका वैलेंसी फैक्टर क्या हो गया 2 हो गया। इसी तरह से आपको कुछ भी दिया जाए, कोई भी दिया जाए, मान लो हम आपको दे दें CaCl2, तो CaCl2 आयनाइज करोगे Ca2 प्लस और 2Cl माइनस। अब किसी एक आयन को पकड़ लो, मान लो मैंने इसको पकड़ लिया, इसमें टोटल चार्ज कितना बन रहा है 2, तो इसका वैलेंसी फैक्टर हो गया 2 हो गया। तो इस तरह से नॉर्मलिटी और मोलरिटी को हम इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हमको नॉर्मलिटी दिया है तो हम मोलरिटी निकाल सकते हैं, और अगर हमको मोलरिटी दिया है तो हम नॉर्मलिटी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि ये है आपका मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी जो है आपका यहाँ कर सकते हैं। इसी मोलर कंडक्टिविटी को लेकर के एक हमको लॉ पढ़ना है जिसको हम लोग कहते हैं
Coriolis law of independent migration of ions. That is very important topic. तो उसको हम स्टार्ट करते हैं. Coriolis law, ये समझ में आ गया होगा. तो नेक्स्ट है हमारा Coriolis law of independent migration of ions. तो नेक्स्ट टॉपिक है, इसी मोलर कंडक्टिविटी के कंटिन्यूएशन में है हमारा ये Coriolis law of independent migration of ions. तो नेक्स्ट टॉपिक इज Coriolis law. Coriolis law of independent migration of ions. Coriolis law of independent migration of ions. Migration of ions. Coriolis law of independent migration of ions. This is very important law and this is very important topic. यहाँ पे क्या है, Coriolis ने मोलर कंडक्टिविटी को लेकर के एक एक्सपेरिमेंट किया. क्या एक्सपेरिमेंट किया? उन्होंने बताया कि जैसे उन्होंने क्या किया कि एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लिया, जैसे KCl ले लिया, पोटेशियम क्लोराइड, और NaCl ले लिया, सोडियम क्लोराइड. ये पेयर उन्होंने ले लिया. इसमें क्या चीज है, इसमें एनायन कॉमन है और कैटायन डिफरेंट है. पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, तो क्लोराइड कॉमन है, मतलब एनायन कॉमन इसमें इन्होंने इस पेयर में रखा और इसका उन्होंने डाइल्यूशन किया, मतलब वाटर में डिसॉल्व कर दिया और इसका डाइल्यूशन कर दिया. डाइल्यूशन करने पर क्या हुआ कि ये 100% अपने आयंस में टूट गया. K प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस में टूट गया, आयनाइज्ड हो गया, 100% आयनाइज्ड, 100% आयनाइज्ड. तो चूंकि ये स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ये साल्ट्स हैं, साल्ट्स जितने होते हैं वो सब स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं. तो जो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो हमेशा 100% आयनाइज हो जाते हैं. मतलब उनको पानी में डिसॉल्व करो तो डिसॉल्व हो जाएंगे, थोड़ा और पानी डाल दो तो 100% डिसॉल्व हो जाते हैं. तो जिस डाइल्यूशन पर कोई चीज 100% आयनाइज हो जाए उसके लिए हम लोग एक टर्म यूज करते हैं, इनफाइनाइट डाइल्यूशन. हालांकि इनफाइनाइट डाइल्यूशन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता, लेकिन हम लोग कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं तो इसलिए यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है, ये आराम से 100% आयनाइज हो जाएंगे. तो जिस डाइल्यूशन पर कोई इलेक्ट्रोलाइट 100% आयनाइज हो जाए उसको हम लोग इनफाइनाइट डाइल्यूशन कह सकते हैं. तो आगे हम और इसके बारे में आपसे डिस्कस करेंगे. तो उन्होंने क्या किया कि इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को लिया जिसमें एनायन कॉमन था और उसको आयनाइज कर दिया और फिर इसको उन्होंने मोलर कंडक्टिविटी इसकी मेजर की. तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर 100% आयनाइज हो गया. तो 100% आयनाइज्ड आयंस का जब मोलर कंडक्टिविटी निकालते हैं तो उसको लैम्डा एम नॉट बोलते हैं. लैम्डा एम नॉट का दो मतलब होता है. लैम्डा एम नॉट का मतलब होता है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये बोल सकते हो, या आप इसको बोल सकते हो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी. लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी भी इसको आप कह सकते हो, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, दोनों सही है. मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी. तो उन्होंने 100% आयनाइज्ड आयंस की मोलर कंडक्टिविटी निकाला. तो मान लो इसका आया 120 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल और इसका आया मान लो 130 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, सपोज कर लो इतना आ गया. तो अब हम लोग जानते हैं कि आयनिक कंडक्शन में क्या होता है कि कैटायन भी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते हैं और एनायन भी करते हैं, मतलब ऑल फ्री आयंस कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. तो यहाँ पे जो 120 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल आ रहा है उसमें K प्लस का भी कंट्रीब्यूशन है और Cl माइनस का भी कंट्रीब्यूशन है. मतलब दोनों आयन, कैटायन एनायन दोनों इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते हैं. तो उन्होंने इन दोनों आयंस का अलग अलग मोलर कंडक्टिविटी पता किया कि इनका कितना कंट्रीब्यूशन है. तो मान लो ये आ गया पोटेशियम आयन का, सपोज करो 70 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल आया.
तो क्लोराइड आयन का मतलब पोटेशियम आयन का 70 आया, तो क्लोराइड आयन का आ गया मान लो 50 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये आ गया। क्लोराइड आयन का यहाँ पर 50 आ गया और पोटेशियम आयन का 70, तो दोनों मिला के 120। अब उन्होंने इसका पता किया, तो इसमें जो सोडियम आयन का कंट्रीब्यूशन था वो कितना था और क्लोराइड आयन का कंट्रीब्यूशन कितना था। तो उन्होंने पाया कि सोडियम आयन का कंट्रीब्यूशन 80 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल है, लेकिन क्लोराइड आयन का यहाँ पे भी 50 ही था, 50 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, यही था। मतलब जो क्लोराइड आयन पोटेशियम आयन के साथ 50 मोलर कंडक्शन कर रहा था, वही 50 वो सोडियम आयन के साथ भी कंडक्शन कर रहा है। इसका मतलब कि एक पर्टिकुलर आयन का जो मोलर कंडक्टिविटी होता है वो फिक्स होता है, वो इंडिपेंडेंट होता है, उसके साथ कौन काउंटर आयन है उससे वो चेंज नहीं होता या उससे उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर क्लोराइड आयन पोटेशियम आयन के साथ 50 कंट्रीब्यूट कर रहा है तो वह सोडियम आयन के साथ भी 50 कंट्रीब्यूट करेगा, कैल्शियम आयन के साथ भी 50 करेगा, कॉपर आयन के साथ भी 50 करेगा, जिंक के साथ भी 50 करेगा। मतलब वो उसका जो मोलर कंडक्टिविटी है वो फिक्स है, इसीलिए इसको बोला जाता है इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। मतलब कि एक पर्टिकुलर आयन का जो मोलर कंडक्टिविटी होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, उसके साथ कौन है उससे उसके सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। उसके बाद उन्होंने दूसरा पेयर बनाया जिसमें उन्होंने कैटायन कॉमन कर दिया। जैसे उन्होंने ले लिया KCl और मान लो KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट ले लिया, ए पेयर ले लिया और इसका भी उन्होंने डाइल्यूशन किया सब कुछ वैसे ही। और यहाँ पर भी मान लो इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो रहा है क्योंकि ये भी साल्ट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो आराम से 100% आयनाइज हो जाएगा। और किसी इलेक्ट्रोलाइट का अगर आपको एक्चुअल लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालना है तो आपको उसे 100% आयनाइज करना होगा, क्योंकि जो नहीं आयनाइज होगा वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं कर सकता। क्योंकि तुम जानते हो इलेक्ट्रिसिटी इज कंडक्टेड ओनली बाय फ्री आयंस नॉट बाय मॉलिक्यूल्स। तो जो भी होगा उसको पहले आयंस में टूटना होगा। तो यहाँ पर जैसे KNO3 टूटा तो K+ और नाइट्रेट आयन, ये दो आयन में टूट गया, ये 100% मान लो आपका आयनाइज्ड है। अब उन्होंने फिर उसी तरह से दोनों आयन का मतलब इसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मेजर किया, लैम्डा एम नॉट, दैट इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो मान लो आया वही अगेन 120 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो उन्होंने पता किया कि भाई इसमें पोटेशियम आयन का कंट्रीब्यूशन क्या है, तो वही फिर 70 और जो है क्लोराइड आयन का कंट्रीब्यूशन क्या है तो 50, सब कुछ सही है, 70 50 120 हो गया। अब पोटेशियम नाइट्रेट देख रहे थे आ रहा मान लो 110 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो अब उन्होंने क्या देखा कि पोटेशियम नाइट्रेट में यहाँ पर भी पोटेशियम आयन 70 ही मोलर कंडक्टिविटी शो कर रहा है जो यहाँ कर रहा था। तो नाइट्रेट आयन का मान लो यहाँ पर आ गया 40 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, 40 आ गया। तो देखा आपने कि पोटेशियम आयन अगर 70 कंट्रीब्यूट करता है मोलर कंडक्टिविटी में, तो वह चाहे क्लोराइड आयन के साथ रहे तब भी 70 कंट्रीब्यूट करेगा, या वो नाइट्रेट आयन के साथ रहे तब भी वो 70 ही कंट्रीब्यूट करेगा। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है? इससे एक कंक्लूजन निकलता है कि चाहे कैटायन हो या एनायन हो, उनकी मोलर कंडक्टिविटी हमेशा फिक्स होती है, वो अपने काउंटर आयन से हमेशा इंडिपेंडेंट होते हैं। तो इसकी डिफिनीशन क्या बनती है कोलरासला की कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन व्हेन डिसोसिएशन या आयनाइजेशन is 100% completed, then each ion makes a definite contribution to the molar conductivity,
conductivity. Irrespective of the nature of other ions with which it is associated, ये है कुर्राश लॉ। तो जब तक आप इस एक्सपेरिमेंट को नहीं समझेंगे, ये डिफिनीशन याद करने से जल्दी समझ में नहीं आएगा। अब देखो यहाँ पे साफ साफ कह रहा है कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन वर्ड क्यों यूज किया, क्योंकि वो बताना चाहता है कि आप 100% आयनाइजेशन कर लीजिए। जब किसी इलेक्ट्रोलाइट का 100% आयनाइजेशन हो जाता है तो उसके सारे आयंस के द्वारा जो कंडक्शन होगा वो हमें 100% रिजल्ट देगा। अगर उसमें से एक भी मॉलिक्यूल आयनाइज नहीं हुआ, आयंस नहीं बनाया, तो वह पार्ट आपका छूट जाएगा, वह कंडक्शन नहीं करेगा, तो आपका जो रिजल्ट आया है वो 100% नहीं माना जाएगा। इसलिए वो पहले कह रहा है कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन व्हेन डिसोसिएशन इज 100% कंप्लीटेड देन ईच आयन मेक्स अ डिफिनेट कंट्रीब्यूशन। जैसे यहाँ पे देखा कि क्लोराइड आयन का कंट्रीब्यूशन 50 है तो यहाँ भी 50 है, पोटेशियम आयन का कंट्रीब्यूशन 70 है तो 70 है। तो ईच आयन मेक्स अ डिफिनेट कंट्रीब्यूशन टू द मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी मतलब ये है आपका मोलर कंडक्टिविटी, इसमें डिफिनेट कंट्रीब्यूशन है इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ अदर आयंस विद विच इट इज एसोसिएटेड। नेचर ऑफ अदर आयंस का मतलब कि जैसे आपने देखा यहाँ पे क्लोराइड आयन पोटेशियम के साथ एसोसिएट है तो भी 50 है, और सोडियम के साथ है तो भी 50 है। पोटेशियम आयन क्लोराइड के साथ है तो भी 70 है, नाइट्रेट के साथ है तो भी 70 है। मतलब इररिस्पेक्टिव का मतलब क्या हो गया कि दूसरा कौन है क्या है उससे कोई मतलब नहीं। इसको आप समझना चाहो तो ऐसे समझ सकते हो कि जैसे मैं क्लास में भी इसको समझाता हूं कि जैसे मान लो एक ट्रैक्टर है, अगर 1 टन सामान ढोता है तो ढोएगा। अब उस ट्रैक्टर के साथ आप एक टेम्पो एसोसिएट कर दीजिए, भाई चलो तुम भी सामान ढो, तो भी ट्रैक्टर 1 टन ही ढोएगा। टेम्पो क्या ढो रहा है उससे उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगले दिन मान लो टेम्पो खराब हो गया, बैलगाड़ी आ गई, अब ट्रैक्टर के साथ आपने बैलगाड़ी लगा दी, तब भी ट्रैक्टर 1 टन सामान ढोएगा। बैलगाड़ी क्या ढो रहा है क्या नहीं कर रहा है उससे उसको कोई मतलब नहीं। अगले दिन तुम ट्रक ला दिए तो भी ट्रैक्टर 1 ही टन सामान ढोएगा, ट्रक कितना ढो रहा है उससे उसको कोई मतलब नहीं। वही चीज यहाँ पर है कि एक पर्टिकुलर आयन जो है उसका कंट्रीब्यूशन फिक्स होता है, वह काउंटर आयन पे डिपेंड नहीं करता कि उसका काउंटर पार्ट कौन है, उसके साथ कौन एसोसिएट है, उससे उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरह से जो है आप इसको कुर्राश लॉ को समझ सकते हैं। इसी एक्सपेरिमेंट से, इस तरह के एक्सपेरिमेंट से कुर्राश ने प्रूव किया था कि एक पर्टिकुलर आयन का जो मोलर कंडक्टिविटी होता है वो फिक्स होता है, वो काउंटर आयन पे डिपेंड नहीं करता है। यही है आपका कुर्राश लॉ। अब इस पर आगे इसके बढ़ते हैं, कुर्राश लॉ में इसी चीज को लेकर के आगे बढ़ते हैं कि इन्होंने और क्या बताया आगे। तो इनके हिसाब से अब कुर्राश लॉ का अगर हम इक्वेशन बनाएं, कुर्राश लॉ का अगर हम इक्वेशन बनाएं तो इक्वेशन क्या बनेगा, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। इसका क्लास नोट आपके पीडीएफ फाइल में क्लास में ऑलरेडी ग्रुप में भेज चुका हूं, आप वहां से उसको सारा लिख लीजिए। वहां पे सब कुछ लिखा हुआ है, जो कुछ मैं पढ़ा रहा हूं उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, तो वहां से आप लिख लीजिए। तो अब इनके हिसाब से किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का अगर आपको मोलर कंडक्टिविटी निकालना है तो आपको ये फार्मूला यूज करना है, म्यू पॉजिटिव मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन, इनटू है बीच में, इनटू है म्यू पॉजिटिव इनटू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन प्लस म्यू नेगेटिव इनटू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन। ये है कुर्राश लॉ का मेन फार्मूला, जो उनके हिसाब से जिन्होंने उन्होंने बताया कि हर आयन का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो फिक्स होता है। अब इस फार्मूला में म्यू पॉजिटिव क्या है, म्यू पॉजिटिव है आपका टोटल नंबर ऑफ कैटायन, टोटल नंबर ऑफ कैटायन पर फार्मूला या पर मॉलिक्यूल, जो भी समझो, पर फार्मूला या पर मॉलिक्यूल।
और उसी तरह से म्यू निगेटिव क्या है, म्यू निगेटिव है टोटल नंबर ऑफ एनायन पर फार्मूला या पर मॉलिक्यूल। तो म्यू पॉजिटिव और म्यू निगेटिव निकालते कैसे हैं, जैसे मान लो हमने आपको दिया NaCl, या हमने दिया आपको NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, या हमने दिया आपको अमोनियम क्लोराइड, या दिया आपको CaCl2, या आपको दिया ZnCl2, या आपको दिया AlCl3, या आपको दिया गया K2SO4 लाइक दिस, या आपको दिया गया Na3PO4। ये देखो मैंने कुछ इलेक्ट्रोलाइट ले ली, HCl ले लो, H2SO4 ले लो, कुछ भी ले लो। अब इनको आप आयनाइज करो, तो Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस नाइट्रेट आयन, NH4Cl को तोड़ोगे NH4 प्लस अमोनियम आयन प्लस क्लोराइड आयन, कैल्शियम क्लोराइड को Ca2 प्लस 2Cl माइनस, ZnCl2 को Zn2 प्लस प्लस 2Cl माइनस, AlCl3 में Al3 प्लस प्लस 3Cl माइनस, K2SO4 में 2K प्लस प्लस सल्फेट आयन, Na3PO4 में 3Na प्लस प्लस फास्फेट आयन, HCl में H प्लस Cl माइनस, H2SO4 में 2H प्लस प्लस सल्फेट आयन। ये हो गया। अब यहां पर म्यू पॉजिटिव म्यू निगेटिव कैसे निकालोगे, ये एक फार्मूला है NaCl का, या कह दो एक मॉलिक्यूल है NaCl का। तो इसमें कितने नंबर ऑफ कैटायन है टोटल, तो म्यू पॉजिटिव हो गया, यहाँ पे मैं एक ऐसे टेबुलर फॉर्म में बना देता हूँ, बेटर है टेबुलर फॉर्म में यहाँ पे बना देता हूँ ऐसे, तो आसान रहेगा, जल्दी हो जाएगा। यहाँ पर मान लो हमने लिख दिया म्यू पॉजिटिव और यहाँ लिख दिया म्यू निगेटिव। आपको ये पता करना है कि इसमें म्यू पॉजिटिव और म्यू निगेटिव कितना है। तो चलो देखो NaCl में कितना कैटायन है, नंबर 1, तो म्यू पॉजिटिव 1 और म्यू निगेटिव भी 1। NaNO3 में भी 1 1, NH4Cl में एक कैटायन एक एनायन, CaCl2 में एक कैटायन 2 एनायन। देखो म्यू निगेटिव 2 हो गया, क्योंकि यहाँ पे देखो कितना है, 2 है, 2 क्लोराइड आयन है, तो म्यू निगेटिव वैल्यू 2 हो गई। ZnCl2 में भी एक कैटायन 2 एनायन, AlCl3 में एक कैटायन 3 एनायन, देखो यहाँ पे 3 क्लोराइड आयन है और कैटायन आयन 1 है, एक कैटायन। मोल देखना, मोल 1 मोल A है 3 मोल A है, तो इसको मोल समझ लो कि एक फार्मूला में से कितना मोल कैटायन और कितना मोल एनायन निकल रहा है, वही आपका म्यू पॉजिटिव और म्यू निगेटिव होता है। K2SO4 में 2 कैटायन है और 1 एनायन है, 2 पोटेशियम आयन और 1 सल्फेट आयन, यहाँ 3 सोडियम आयन 1 फास्फेट आयन, तो 3 और 1 हो गया। यहाँ 1 1 है, यहाँ देखो 2 कैटायन है 2H प्लस है और सल्फेट 1 है तो 1 हो गया। इस तरह से आप जो है म्यू पॉजिटिव और म्यू निगेटिव जो है आराम से निकाल सकते हो। तो ये है तरीका म्यू पॉजिटिव म्यू निगेटिव निकालने का। अब इस पर आपसे क्वेश्चंस ऐसे पूछ सकता है, अभी इसका एप्लीकेशन भी हम बताएंगे, लेकिन आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन दे सकता है, एक आपको टेबल दे देगा, जैसे वो कह देगा कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ आयंस आर गिवन, आयंस आर गिवन, क्या क्या गिवन है, मान लो उसने कह दिया कैल्शियम आयन का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी 70 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल है। तो यूनिट में बार बार नहीं लिखूंगा, यूनिट अंडरस्टूड है, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल होता है। तो कैल्शियम आयन 70 है मान लो, Zn2 प्लस का मान लो 50 है, कॉपर 2 प्लस का मान लो 40 है, सोडियम आयन का मान लो 60 है, पोटेशियम आयन का मान लो 75 है। ऐसे आप जो है और भी ले लो, बहुत सारे हैं, पोटेशियम आयन हो गया। अमोनियम आयन का, अमोनियम आयन सपोज करो अमोनियम आयन का मान लो 20 है, H प्लस का मान लो 50 है, ऐसे मान लो। और कुछ क्लोराइड एनायन का दे रहे हैं, मान लो क्लोराइड आयन 40 है, नाइट्रेट आयन आपका 30 है, सल्फेट आयन 25 है, कार्बोनेट आयन 50 है, और फास्फेट आयन मान लो 70 है, फास्फेट आयन हो गया। ब्रोमाइड आयन मान लो 30 है, आयोडाइड आयन मान लो 50 है। सपोजिट टेबल दे देगा।
ऐसे मतलब कुछ कैटायन का सबकी यूनिट वही है सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, तो कुछ वैल्यूज ये आपको दे देगा इस तरह से कैटायन और आयन। अब कहेगा कि कैलकुलेट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग सॉल्ट्स या फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट्स। पहला मान लो जैसे दे दिया उसने CaCl2, दूसरा कॉपर सल्फेट, तीसरा ZnCl2, चौथा मान लो दे दिया तुमको अमोनियम सल्फेट NH4 होल ट्वाइस SO4, इसमें एक और एल्यूमिनियम आयन जोड़ दे रहे हैं तो एल्यूमिनियम आयन मान लो 60 है। पांचवा दे दिया एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, छठा दे दिया सपोज करो कि कॉपर नाइट्रेट CuNO3 होल ट्वाइस, ऐसे आपको दे देगा और कहेगा कि आप जो है इनका मोलर कंडक्टिविटी निकालो। तो आपको क्या करना है, आपको पहले ये पता करना है कि यहाँ पे जो हमको दिया है उसमें कितने कैटायन, म्यू पॉजिटिव म्यू नेगेटिव, जैसे मैं 1 2 लगा देता हूँ एक ही समझ जाओगे। जैसे तुमको दिया है CaCl2, तो CaCl2 टूटता है तो Ca2 प्लस 2Cl माइनस, चार्ज नहीं देखना है, मोल देखना है। तो यहाँ म्यू पॉजिटिव की वैल्यू 1 है, एक कैटायन है, और म्यू नेगेटिव वैल्यू 2 है, 2 एनायन है। ठीक है, तो अब तुमको क्या करना है, इस डेटा में जाओ, कैल्शियम वैल्यू कितना दिया है 70, कैल्शियम वैल्यू 70 है, और क्लोराइड आयन की वैल्यू कितना दिया है 40। तो अब आपको इसको इस तरह से चाहे तो ऐसे निकाल सकते हैं, नहीं तो मैं इसको एक सिंपल वे में बता देता हूँ। मैं इसको हटा दे रहा हूँ, समझ गए होगे म्यू पॉजिटिव म्यू नेगेटिव कैसे निकालते हैं। तो अब यहाँ पर मैं इसी फार्मूला को अप्लाई कर देता हूँ, इस फार्मूला को जो यहाँ पे ऊपर लिखा है, इसी फार्मूला को यहाँ पे अप्लाई करके मैं निकालता हूँ। जैसे यहाँ पे हमको क्या दिया है CaCl2 का, तो इसमें रखें तो लैम्डा m पॉजिटिव CaCl2 लैम्डा m नॉट इक्वल टू म्यू पॉजिटिव कितना है 1, तो 1 इंटू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैल्शियम आयन, कैटायन यहाँ कौन है कैल्शियम आयन, ये हो गया, प्लस म्यू नेगेटिव कितना है 2, तो 2 इंटू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन यहाँ कौन है एनायन है, ये हो गया। अब डेटा में तुमको वैल्यू दोनों आयन का दिया हुआ है, तो देखो इस पे हमने कोलरास लॉ पे फार्मूला बना दिया, कैल्शियम आयन का मोलर कंडक्टिविटी इंटू 1 और क्लोराइड आयन की मोलर कंडक्टिविटी इंटू 2, क्योंकि कैल्शियम क्लोराइड में कैटायन 1 है और एनायन 2 है। तो अब यहाँ पे जो डेटा दिया है हमको कैल्शियम आयन का हो गया 1 इंटू 70 प्लस 2 इंटू 40, तो हो गया आपका 150 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये इसका आंसर है, इसका आंसर यही हो गया। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। तो ऐसे आपको कुछ भी दिया जाए, जैसे मान लो एक और ले लेते हैं एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड का, तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड अगर आपको निकालना है तो इसमें कैटायन कितना होगा एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड में, एक कैटायन 3 एनायन, तो 1 इंटू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम आयन Al3 प्लस, ये हो गया, प्लस 3 इंटू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्लोराइड आयन, ये हो गया। इस तरह से अब डेटा में तुमको एल्यूमिनियम आयन वैल्यू दिया है 60, तो 1 इंटू 60 प्लस 3 इंटू क्लोराइड आयन कितना है 40, ये देखो 40 यहाँ डेटा में दिया है, तो आ गया आपका 180 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये इसका आंसर है। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे कि आयन का आपको मोलर कंडक्टिविटी दे देगा और फिर कुछ इलेक्ट्रोलाइट का नाम देगा और कहेगा कि इनका मोलर कंडक्टिविटी निकालो। तो इस तरह से कोलरास लॉ पे आप फार्मूला ये बना सकते हो ऐसे, और फार्मूला बना करके आप मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हो। तो एक तो ऐसा इस पे न्यूमेरिकल आएगा। अब हम लोग दूसरा चलते हैं कि इसका एप्लीकेशन पढ़ते हैं कि इसका एप्लीकेशन क्या है, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ कोलरास लॉ। कोलरास लॉ का एप्लीकेशन क्या है, कोलरास लॉ की ये समझ गए आप लोग, आई होप आप लोग समझ गए होंगे इसको कैसे सॉल्व करते हैं। कोलरास लॉ के दो मेन एप्लीकेशन हैं, एप्लीकेशन ऑफ कोलरास लॉ, एप्लीकेशन ऑफ कोलरास लॉ। तो इसका दो एप्लीकेशन है, पहला कि कैलकुलेशन ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ
वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स पहला एप्लीकेशन ये है कोलराज लॉ का, कैलकुलेशन ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन. सेकंड, कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या कह दो परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट. कोलराज लॉ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए बहुत हेल्पफुल है. यही दो इसका मेन एप्लीकेशन है. और भी एप्लीकेशन है लेकिन ये दो मेन है. इसी दो पे आपसे न्यूमेरिकल्स भी पूछा जाएगा, आपके एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन दिया हुआ है और इस पे न्यूमेरिकल्स आएगा. तो पहले हम लोग जानते हैं कि हमने आपको पहले बताया था कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है. इलेक्ट्रोलाइट उसको कहते हैं जो आयंस में टूट जाए, जो दैट मे बी आयनाइज्ड आर डिसोसिएटेड, जिसको तुम आयनाइज कर सको या डिसोसिएट कर सको आयंस में इनटू आयंस, उसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं. ये इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है. इलेक्ट्रो मतलब चार्जेस, चार्जेस मतलब आयंस, लाइट मतलब लाइट वर्ड आया लिसिस से जिसका मतलब होता है टूटना. तो जो चीज आयंस में टूटता हो, मतलब जो चीज चार्जेस में टूटता हो, तो चार्जेस का मतलब क्या होता है, आयंस में टूटना. तो जो आयंस में टूटता हो उसको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं. तो इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं दो तरह के होते हैं. एक होता है आपका स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स. स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स आपके वे होते हैं जो वाटर में ऑलमोस्ट 100% या 100% आयनाइज्ड हो जाएं, जो 100% आयनाइज्ड हो जाएं वाटर में. आपने NaCl लिया, थोड़ा पानी डाला, थोड़ा और पानी डाल दो, 100% आयंस में टूट जाएगा. तो इसको बोलते हैं स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स. तो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स में कौन आते हैं, जनरली साल्ट्स आते हैं. साल्ट्स में जैसे NaCl हो गया, KCl हो गया, NaNO3 हो गया, NH4Cl हो गया, लाइक दिस. ये सारे साल्ट्स हैं. और कौन आते हैं, स्ट्रांग एसिड्स. स्ट्रांग एसिड्स कौन कौन से, जैसे HCl हो गया, H2SO4 हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया HNO3, लाइक दिस. और कौन आते हैं, स्ट्रांग बेसेज. स्ट्रांग बेसेस आपके मेनली 5 हैं. एक है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, सीजियम हाइड्रोक्साइड CSOH, सीजियम हाइड्रोक्साइड और बैरियम हाइड्रोक्साइड. यही मेन 5 स्ट्रांग बेस हैं. तो ये सब स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं. इनका मोलर कंडक्टिविटी मतलब लैम्डा एम नॉट निकालना बहुत आसान है. जैसे अभी आप देख रहे थे यहाँ पे कि इनको 100% आयनाइज कर दो, पानी डाल के आयंस में टूट जाएंगे, तो वहां पे कोई दिक्कत नहीं है. दिक्कत किसके साथ है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ. तो दूसरा हमारा है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स. तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, जो पार्शियली आयनाइज्ड होते हैं. पार्शियली आयनाइज्ड, पार्शियली आयनाइज्ड का मतलब, पार्शियली आयनाइज्ड का मतलब 2% टूट गए, 4% टूट गए, 10% टूट गए, 15% टूट गए, 20% टूट गए, लाइक दिस. ऐसे आयनाइज्ड होते हैं, आयनाइज्ड होते हैं. तो ये सब वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं. तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में कौन आते हैं, वीक एसिड्स. जितने वीक एसिड्स हैं, जैसे ऑर्गेनिक एसिड्स में जितने कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं सब वीक एसिड होते हैं. फैटी एसिड वीक एसिड होता है. और भी है, हाइड्रोजन सल्फाइड वीक होता है, HCN वीक एसिड है, H2S वीक एसिड है. ऐसे वीक बेसेस, इन पांचों को छोड़ करके लगभग सारे तो वीक बेस होते हैं. अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड, आयरन हाइड्रोक्साइड, सब लगभग वीक ही होते हैं. तो यहाँ पे वीक एसिड्स और वीक बेसेज ये मेनली वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में आते हैं. इनके साथ प्रॉब्लम क्या है, मैंने आपको क्या बताया कि इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन वही मॉलिक्यूल करेगा जो आयनाइज हो जाए, जो आयंस में टूट जाए. अब आप सोचो कि आप कोई वीक एसिड लेके चले और केवल 2% आयनाइज हुआ,
तो अगर वो 2% आयनाइज होगा तो आपको सिर्फ 2% इलेक्ट्रिसिटी का वो कंडक्शन करेगा, क्योंकि जो 98% मॉलिक्यूल आयनाइज नहीं हुआ, आयंस में नहीं टूटा, वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं कर सकता। तो केवल वही मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कर सकते हैं जो आयनाइज हो जाएं। जो आयंस में नहीं टूटेंगे, दे कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इसी बात को लेकर के कोलराश का हम कोलराश लॉ को हम यूज कर सकते हैं इसी चीज को सॉल्व करने के लिए। कि जैसे मान लो, आप ऐसे समझो इसको कि सपोज आपने एसिटिक एसिड लिया, जो हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक एसिड है। हमने लिया एसिटिक एसिड CH3COOH, ये हमारा वीक एसिड है, वीक एसिड है। एसिटिक एसिड हमारा वीक एसिड है। तो इसको वीक एसिड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अगर हम इसको पानी में डालें, थोड़ा डाइल्यूशन करें, तो आयनाइज होगा, लेकिन बहुत मामूली। मान लो CH3CO- एसिटेट आयन और H+ में टूट गया, एसिटेट आयन और H+ में टूटा, लेकिन आपने लिया एसिटिक एसिड, आपने लिया एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड वीक एसिड है, आपने वाटर में डाला, थोड़ा सा इसका डाइल्यूशन किया, एसिटेट आयन और H+ में टूटा। मान लो कि 2% टूट गया, मतलब 2%, तो 2% ये बन गया, मतलब 2% आयंस में टूट गया। तो 98% जो है आपका अनडिसोसिएटेड अनआयनाइज्ड मॉलिक्यूल है। तो ये जो अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल है, ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं कर सकता। ओनली 2% जो आयनाइज्ड हैं, यही इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कर सकते हैं। ठीक है, जो 2% आयनाइज्ड हैं वही इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कर सकते हैं। आपका 98% मॉलिक्यूल इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं कर सकता। तो अब अगर हमसे कहा जाए कि आप लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड निकालो, तो हम इसको कैसे निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते, क्योंकि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का मतलब समझते हो? मैक्सिमम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लिमिटिंग मोलर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, मतलब वो लिमिट है। जैसे आप मान लो, ऐसे समझो कि आपका केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन पेपर आता है थ्योरी का, 70 मार्क्स का आता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आपके क्वेश्चन पेपर का लिमिटिंग मार्क क्या है, तो आपको बोलना है 70। मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू होता है उसके लिए वर्ड यूज होता है लिमिटिंग। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का मतलब हुआ कि एसिटिक एसिड का हमें 100% मोलर कंडक्टिविटी बताइए। तो एसिटिक एसिड का 100% मोलर कंडक्टिविटी तो हम तभी बता पाएंगे जब एसिटिक एसिड 100% आयनाइज हो जाए, और वो तो आयनाइज हो रहा है 2%। ये तो बिल्कुल ऐसे है कि जैसे कोई आपके गार्जियन कहें कि हमको थ्योरी में 70 में 70 मार्क्स ला के दिखाओ। ये तो तभी संभव है कि जब आप 70 मार्क्स लायक पढ़ाई करो। 70 मार्क्स लायक पढ़ाई करोगे, 70 आ जाएगा। अब अगर कोई मान लो 20% पढ़ाई कर रहा है, तो उसका मार्क्स भी 20 आएगा। 70 में 20% मार्क आ जाएगा, 14 नंबर आ जाएगा उसका। तो जैसे हम जितनी पढ़ाई करते हैं उसी के अकॉर्डिंग हमारा मार्क्स आता है। तो ऐसे यहाँ पे है कि अगर आप चाहते हो कि एसिटिक एसिड 100% अपना रिजल्ट दे, तो इसको 100% आयनाइज होना होगा। और 100% आयनाइज कब होता है? 100% आयनाइजेशन जो है, 100% आयनाइजेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट is possible only at infinite dilution, मतलब when molarity tends to 0, इस पर आपका पॉसिबल होता है इनफाइनाइट डाइल्यूशन। लेकिन प्रश्न यहां दूसरा प्रॉब्लम खड़ी हो गई कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। आप पूरे ब्रह्मांड का पानी डाल दो तो भी हम कहेंगे इनफाइनाइट डाइल्यूशन नहीं हुआ,
क्योंकि इनफाइनाइट का मतलब ही होता है कि जिसको डिफाइन न कर सके। अगर तुमने कह दिया कि हमने 10 बाल्टी पानी से मिला दिया, इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो गया, तो इसका मतलब तुमने अमाउंट ऑफ वाटर को डिफाइन कर दिया, तो फिर इनफाइनाइट कैसा? इनफाइनाइट वर्ड ही फिर गलत है। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब हुआ अनंत, अनंत डाइल्यूशन, मतलब जिसका कोई अंत ही नहीं है। तो वही मैंने कहा कि आप पूरे ब्रह्मांड का पानी मिला दो तो भी तो हम नहीं कह सकते कि अब अंत हो गया, अब इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो गया। इसका कैसे कह सकते हो? अगर तुमने कह दिया हाँ अब हो गया, मतलब उसका अंत हो गया, तो जब अंत हो गया तो इनफाइनाइट वर्ड ही नहीं रहेगा। इसका मतलब कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो अगर इनफाइनाइट डाइल्यूशन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है तो हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का, हम यहाँ पर अगर चाहते हैं कि 100% आयनाइजेशन हो तो हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन करें। इनफाइनाइट डाइल्यूशन करेंगे तो यह अपने एसीटेट आयन और H+ में 100% आयनाइज हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि ये प्रैक्टिकली 100% इनफाइनाइट डाइल्यूशन प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब कि आपका ये जो एसिटिक एसिड है इसको हम 100% आयनाइज कर ही नहीं पाएंगे। अगर हम इसको 100% आयनाइज नहीं कर पाएंगे तो फिर हम कैसे एसिटिक एसिड का मैक्सिमम वैल्यू निकाल पाएंगे? जैसे हम किसी स्टूडेंट्स कहें कि तुमको थ्योरी में 70 में 70 लाना है, तो उसके लिए उसको 100% पढ़ाई करनी पड़ेगी, तभी 100% मार्क्स आएगा। लेकिन वो कह रहा है कि हमारे लिए 100% पढ़ाई करना इम्पॉसिबल है, तो फिर 70 में 70 लाना भी इम्पॉसिबल है। तो यहां पर भी वही हो रहा है कि वो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर 100% आयनाइज तो हो जाएगा और हमें एसिटिक एसिड का 100% रिजल्ट भी मिल जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी हमको मिल जाएगा, जिसको हम लोग लैम्डा एम नॉट कहते हैं, दैट इज द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, या जिसको हम कहते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लेकिन प्रश्न यहाँ ये है कि हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन करें कैसे? प्रैक्टिकली ये तो पॉसिबल ही नहीं है इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो फिर अब आएगा कोलराश का लॉ, इसमें एप्लीकेशन हो, अप्लाई होगा, जो तुमने कहा ना कि कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो यहां पर देखो एसिटिक एसिड क्या है? वीक एसिड है, मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो अब हम कोलराश लॉ की मदद से इसका मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हम निकाल सकते हैं। तो कैसे निकाल सकते हैं? हम कुछ स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट ले लें ऐसे जिनमें आयंस मिलते हैं, जिनमें एसीटेट आयन और H+ होते हैं, क्योंकि कोलराश ने बताया था कि हर आयन का कंट्रीब्यूशन फिक्स है, वो चाहे जिसके साथ रहे। जैसे आपने देखा था क्लोराइड आयन का अगर 50 आ रहा था रिजल्ट तो 50 आ रहा था, वो पोटेशियम आयन के साथ था तो भी 50 आ रहा था, और सोडियम आयन के साथ था तो भी 50 आ रहा था। तो अब हम कुछ ऐसा इलेक्ट्रोलाइट लें जिनमें हमें एसीटेट आयन और H+ मिलते हों, वहां से हम उसको बारो कर लें, उसको ले लें। जैसे मान लो हमने ले लिया एसीटेट आयन का एक साल्ट लेते हैं, क्योंकि साल्ट जो होते हैं क्या होते हैं? स्ट्रांग होते हैं, तो उनका आयनाइजेशन 100% थोड़े से डाइल्यूशन में हो जाता है। अच्छा, ये प्रॉब्लम वीक के साथ है, स्ट्रांग के साथ नहीं प्रॉब्लम है। स्ट्रांग तो 100% आयनाइज हो जाते हैं, वो पहले ही 99.9% आयनाइज रहते हैं। जिस स्टूडेंट का हमें 70 में 69 नंबर आ रहा है केमिस्ट्री में, वो तो 70 का भी ला सकता है, थोड़ा सा और मेहनत कर दे बस। लेकिन जिसका 70 में 2 नंबर आ रहा है उसको तो भाई बड़ा लंबा मेहनत करना पड़ेगा, तभी आएगा। तो यहां पर हम एसीटेट आयन और H+ को किसी ऐसे स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट से बारो करें, जैसे कि हम ले लें यहाँ पे सोडियम एसीटेट, ये साल्ट होता है, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है। HCl ले लें तो H+ वहां से मिल जाएगा, और एक ले लें NaCl। ये तीन हमने स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स ले लिए, अब यहां पर हम क्या करेंगे? हमें पता है इसको वाटर मिलाएंगे, डाइल्यूशन करेंगे, ये सब 100% आयनाइज हो जाएंगे, कारण कि ये सब जो है स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट में आते हैं। तो ये टूट गया आपका एसीटेट आयन और सोडियम आयन में, ये टूट गया H+ और Cl- में, जैसे कोलराश ने प्रैक्टिकल किया था, और ये टूट गया Na+Cl- में, राइट। अब हम इनकी मोलर कंडक्टिविटी निकाल लें, इनकी मोलर कंडक्टिविटी हम निकाल लेते हैं। यहां पर हम इनकी मोलर कंडक्टिविटी निकाल लेते हैं। कैसे? जैसे मान लो
इनकी दोनों आयन की मोलर कंडक्टिविटी मतलब लैम्डा एम नॉट निकाला गया, मान लो आ गया एक्स सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, मान लो ये आ गया एक्स आ गया, इसका आ गया मान लो वाई सीमेंस सेंटीमीटर पर मोल, इसका आ गया मान लो जेड, ये आ गया सपोज कर लो। अब अगर हम x और y को ऐड कर दें, सम कर दें, तो इन x और y दोनों मोलर कंडक्टिविटी का हम अगर यहां सम कर दें तो x प्लस वाई में चारों आयन की वैल्यू सम हो जाएगी, क्योंकि x क्या है, एसीटेट आयन और सोडियम आयन दोनों का मिला के मोलर कंडक्टिविटी है, और y क्या है, H प्लस और Cl माइनस का दोनों को मिला के मोलर कंडक्टिविटी है। तो अगर हम x प्लस वाई कर देंगे तो इन चारों आयन की मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू सम हो जाएगा, राइट। मतलब हम यहाँ पे और उसमें से अगर हम Z की वैल्यू माइनस कर दें, Z की वैल्यू को माइनस कर दें, तो Z की वैल्यू क्या होगा, Na प्लस और Cl माइनस, ये दोनों की वैल्यू यहां से माइनस हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो बचा कौन, एसीटेट आयन और H प्लस। हमें एग्जैक्ट वैल्यू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से एसीटेट आयन और H प्लस की मिल गई। अब हम उसी एसीटेट आयन और H प्लस की जो वैल्यू हमें मिली उसी को दोनों का जो वैल्यू ऐड कर देंगे, जो आएगा रिजल्ट वही आपका एसिटिक एसिड का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगा। तो इसको हम लोग यहाँ पर कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग ऐसे यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड CH3COH, ये आ गया हमारा, क्या क्या सम किया आपने, सोडियम एसीटेट और HCl की मोलर कंडक्टिविटी का आपने सम किया, तो यहाँ पे क्या हो गया, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम एसीटेट प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl, इन दोनों की वैल्यू को आपने जब ऐड किया तो चारों आयन की वैल्यू ऐड हो गई। अब इसमें से हम माइनस कर दें मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl, तो NaCl अपना हिस्सा लेके निकल जाएगा, तो जो बचेगा वो आपका आंसर हो गया। मतलब यहाँ रिएक्शन क्या हुआ, यहाँ रिएक्शन ये हुआ कि CH3CONa प्लस HCl ये ऐड हुआ, तो इससे क्या मिला हमको, CH3COH प्लस NaCl, तो ये हमको निकालना था, इसी का लैम्डा एम नॉट हमको निकालना है। तो हमने क्या किया, दिस प्लस दिस कर दिया और माइनस NaCl कर दिया, तो जो आया हमारा एसिटिक एसिड का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आ गया। इस तरह से आपने एसिटिक एसिड का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल लिया, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल था, कारण कि एसिटिक एसिड कभी भी 100% आयनाइज होना असंभव है, संभव है लेकिन इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, लेकिन इनफाइनाइट डाइल्यूशन ही असंभव है। इसलिए हम ऐसे वीक इलेक्ट्रोलाइट का जिनका डायरेक्ट मोलर कंडक्टिविटी नहीं निकाला जा सकता, उनको स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट की मदद से इस तरह से हम लोग ऐड करके और सब्सट्रैक्ट करके निकाल सकते हैं। तो अब इसमें न्यूमेरिकल कैसे आएगा, न्यूमेरिकल आएगा तुमको सोडियम एसीटेट, HCl और NaCl इन तीनों का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी दिया रहेगा, इन तीनों का दिया रहेगा वैल्यू, और कहेगा एसिटिक एसिड का निकालो, इनकी मदद से आप एसिटिक एसिड का निकालो। तो तुम्हें पता है इसमें एसीटेट आयन है, इसमें H प्लस आयन है, तो इन दोनों को ऐड करोगे, मतलब ये ऐड करोगे, लेकिन उसमें Cl और Na भी ऐड हो गया, तो उसकी वैल्यू को माइनस कर दो, तो माइनस कर दोगे, तो यहाँ देखो सोडियम एसीटेट और HCl को ऐड किया और उसमें से NaCl की वैल्यू माइनस कर दिया, तो हमारे पास एसिटिक एसिड का मोलर कंडक्टिविटी आ गया। तो तुम्हें इन दोनों तीनों का वैल्यू दिया रहेगा, तो तुम्हें इन दोनों की वैल्यू को पहले ऐसे फार्मूला बनाना पड़ेगा, रिएक्शन से चाहे रिएक्शन के थ्रू चाहे बना लो फार्मूला, और चाहे तुम्हें समझ में आ रहा है तो डायरेक्ट बना लो, जैसी तुम्हारी इच्छा, रिएक्शन लिख के भी बना सकते हो या डायरेक्ट बना सकते हो। बस तुमको ये दोनों आयन को पकड़ना है कि दोनों आयन कहाँ मिलेंगे, तो एसीटेट आयन तो यहाँ मिलेगा, इसमें है, और HCl से H मिल जाएगा, तो इन दोनों को ऐड करना है। तो ऐसे आपको लिखना है लैम्डा एम नॉट के टर्म में, लैम्डा एम नॉट मतलब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। तो और उसमें से NaCl माइनस करोगे, सारी वैल्यू पुट करके माइनस कर दो, और जो आंसर आएगा उसका यूनिट लिखना मत भूलना, यूनिट यही रहेगा सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो ये मैंने आज आपको एक एग्जांपल लेके समझाया है, ऐसे मैं अभी इसके एक दो एग्जांपल लेके और समझाऊंगा, और इस पे एक दो न्यूमेरिकल भी लगा के दिखाऊंगा कैसे इस पे न्यूमेरिकल लगाना है। न्यूमेरिकल लगाने का तरीका मैंने बता दिया, ऐसे ही लगाना है,
लेकिन इसका मैं और भी एक दो एग्जांपल लेके आपको समझाऊंगा कि कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं। और इसमें से बेस कुछ क्वेश्चंस आपको दिया हुआ है एनसीईआरटी में भी, वहां से आप एग्जाम्पल में दिया है, इन टेक्स्ट में दिया है, एक्सरसाइज में दिया है, आप वहां से देखिए, वहां से ट्राई करिए, बिल्कुल लग जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं, बहुत आराम से लग जाएगा। तो इसके और आगे फर्दर हम आपसे कल डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक आई होप आप लोग समझ गए होंगे। और इसके नोट्स को आप लोगों को टेंशन नहीं लेना, मैंने ऑलरेडी पूरे चैप्टर का क्लास नोट पीडीएफ फाइल आपके ग्रुप में भेज दिया है, आप वहां से आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब मैं वही चीज यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके, चलो फिर ठीक है, कल मिलते हैं। ओके, थैंक यू, गुड नाइट। थैंक